जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोह एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो ये जो बिहार पुलिस के जो वीडियो डाला जा रहा है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें सभी के सभी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। एग्जाम का डेट भले ही अभी क्लियर ना हुआ हो, लेकिन यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी और आपको अपने तैयारी बढ़िया से और भी करना होगा ताकि एक सीट अपना पक्का कर सके। इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया गया है वह 8 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट में बिहार पुलिस में जो पूछा गया है उसी से संबंधित है। चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को देखते हैं। आप भी इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि कुल प्रश्नों में आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है हमारा, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो जो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वह आपका जो राज्य सूची पर आ जाता है, वो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो वो हो जाएगा आपका राज्य सूची पर। देखेंगे अगर राज्यपाल की राज्य अध्यादेश शक्ति की, तो इसका वर्णन आपका आर्टिकल 123 में आपको बताया गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जबकि 213 में बताया गया है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आर्टिकल 123 को देखेंगे तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं अध्यादेश। चलिए अगर देखेंगे राज्यपाल को, तो राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 35 वर्ष चाहिए। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पदभार भी संभाल सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो मंदार पर्वत है बिहार के किस जिले में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। ये मंदार पर्वत है बिहार के भागलपुर में स्थित है। देखा जाए मंदार पर्वत को, तो मंदार पर्वत को हिंदू पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अनुसार इसका बहुत ही महत्व स्थान है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उस वक्त मंदार पर्वत को ही उसमें रखा गया था और उस पर जो वासुकी नाथ थे वो लपटे थे, उसी के दौरान मंथन किया गया था मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत याद रखिएगा भागलपुर में स्थित है, बिहार में ही स्थित है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है तीसरा नंबर कि 1919-22 के दौरान जो दरभंगा है, दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो जो 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का जो नेता थे स्वामी विद्यानंद थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। जो सोनार होता है SONAR, सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाराध्वनि। सोनार में पाराध्वनि तरंगे उपयोग होती है। अब चलिए देखते हैं सोनार का पूरा नाम। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। पराध्वनि तरंगों के देखेंगे तो पराध्वनि तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग आपका चिकित्सा में भी होता है। कपड़े की जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं उसको सफाई में भी इस तरंग का उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंग का उपयोग। अगर देखेंगे ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, जबकि प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है यानी ध्वनि होता है, इसका ध्रुवण नहीं होता, इसको भी याद रखना है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण होता है। तो ध्वनि ध्रुवण किसका नहीं होता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग यानी ध्वनि का याद रखिएगा। अब पराश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसका अगर बोला जाए आवृत्ति 20,000 से अधिक होता है। 20 हर्ट्ज से जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वो आपका पाराध्वनि होती है। जबकि हम श्रव्य ध्वनि की बात करें तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जो हम सुन सकते हैं। और अश्रव्य जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको भी हम नहीं सुन पाते हैं। कुछ जानवर है जो उसको सुन पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो जो मगध है 16 महाजनपद में से एक प्रमुख महाजनपद मगध है, उसकी राजधानी आपका गिरिब्रिज या राजगीर हुआ करती थी पहले। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मगध पर बहुत सारे वंशों ने शासन किया।
उसमें से आपका हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का स्थापना किया गया था। शिशुनाग वंश, जो शिशुनाग वंश था वो शिशुनाग के द्वारा ही स्थापित किया गया था। बोले नंद वंश, तो नंद वंश की जो स्थापना किए थे वो महापद्म नंद थे, और नंद वंश का अंतिम शासक था वो धनानंद था। धनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से हराकर एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना किए। मौर्य वंश की स्थापना किए। तो हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश, इसके अतिरिक्त और भी वंश थे जो मगध पर शासन किए। मगध पर शासन किए। बात करेंगे अगर पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो उदयन था। उदयन था। वैशाली को देखेंगे तो वैशाली में आपका महावीर स्वामी का जन्म कुंडल, जो कुंडल ग्राम था वैशाली में हुआ था। और चंपा जो थी, चंपा अंग की राजधानी थी। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद अंग था। अंग की राजधानी थी वो चंपा थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं 6वां नंबर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा अल्पतम अपमिश्रण होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो अल्पतम अपमिश्रण होता है वो होता है उसका आधार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार। ट्रांजिस्टर जो होता है वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी चालक का गुण इसमें भी होता है और अर्धचालक का भी गुण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि C16 यानी कार्बन 16 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है। तो इसका तो जवाब हो जाएगा 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय हो जाएगा। अगर C60 की बात करें तो इसको फ्लोरीन भी बोला जाता है। फ्लोरीन भी बोला जाता है। फ्लोरीन जो होता है वो कार्बन का प्रूफ होता है, ये भी कार्बन का प्रूफ है। और इसका प्रयोग जो होता है कार्बन C16 का प्रयोग कैंसरों के उपचार के लिए भी करते हैं। कार्बन के अप्रूफ देखें तो हीरा और ग्रेफाइट भी है। हीरा जो होता है वह आपका सबसे कठोर पदार्थ जो होता है हीरा है। हीरा उष्मा का सुचालक भी होता है। और बात करेंगे अगर ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट भले ही आपका अधातु है लेकिन वह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए जाम्बेजी नदी है, अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी है, ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आपका कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, जो तीनों रेखाएं हैं वो आपका अफ्रीका से होकर गुजरती है, तो इसको भी याद रखना है। इसमें से मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काट देती है। अगर देखेंगे माही नदी भारत की जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी हमें याद रखना है। और एक है कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको याद रखना है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी भी आपका अफ्रीका में बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। नील नदी वास्तव में व्हाइट नील और ब्लू नील का जो मिलन होता है तब बनती है नील नदी, और यह सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। हडसन को देखेंगे तो हडसन के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे बसा है, और ये न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का मुख्यालय है, जैसा हम लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो भारत के संविधान में जो चुनाव प्रणाली है इसका प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसका वर्णन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो इसका जो गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसी कारण 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है, वोट देने का अधिकार। और आर्टिकल 300 आपका 326 में बताया गया वयस्क मताधिकार के बारे में, इसको भी याद रखना है। चुनाव आयोग जो था वो पहले एक सदस्य था, लेकिन 1993 के बाद चुनाव आयोग जो बहुत सदस्य बन गया, इसको भी हमें याद रखना है। पहले मुख्य चुनाव आयोग जो थे सुकुमार सेन थे। चलिए
हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो जो टोलेन अभिकर्मक होता है, टोलेन अभिकर्मक को ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो रजत दर्पण बनता है। इसको भी याद रखना है। जो दर्पण में पीछे कलय किया रहता है वो रजत से दर्पण कलय किया रहता है। रजत यानी बोले तो इसको चांदी भी बोलते हैं। चांदी का जो संकेत होता है वो एजी होता है। इसका लैटिन नाम जो होता है अर्जेंटम होता है। अर्जेंटम इसका लैटिन नाम होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 47 होता है, इसका परमाणु संख्या। जबकि सोना एयू होता है, उसे ओरम बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। इसको भी हमें याद रखना है। चांदी जो होता है विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट होता है वो आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या फिर न्यूटन का अगर थर्ड लॉ आ जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वो भी सही हो जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका सी हो जाएगा, रेखीय संवेग पर रॉकेट आपका कार्य करता है। अगर देखेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इससे हमें बल की परिभाषा मिलता है। जबकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे ए बराबर एम ए, यानी जो बल का व्यंजक होता है, फॉर्मूला होता है, वो प्राप्त होता है। थर्ड नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जिसका उदाहरण या तो रॉकेट का उड़ना हो जाएगा, या फिर बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक के पीछे की ओर धक्का लगना, या फिर जब नाव से किनारे उतरा जाता है तो नाव का पीछे की तरफ मुड़ना। ये सभी न्यूटन के थर्ड लॉ का उदाहरण है। चलिए इससे संबंधित एक अभी जो एग्जाम हुआ था उससे भी पूछा था कि अगर कोई गाड़ी चल रही है अचानक से रुकेगी तो कोई व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है या गिर जाता है, तो न्यूटन का कौन सा नियम है। तो वो हो जाएगा जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। तो जैव पुष्टिकरण के लिए जो पादप प्रजनन है वो रोग प्रतिरोधकता भी है, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता भी है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको याद रखना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 13 नंबर कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार के कुल आय और कुल व्यय का जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। और सरकार जो अपना राजकोषीय घाटा उसको मैनेज करती है, जो भी बैंक होता है केंद्रीय बैंक, उनसे उधार लेकर इसको पूर्ति करती है। पूछ रहा है राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्व घाटा के बारे में बता दिए, सरकार का टोटल आय और व्यय का जो अंतर होता है उसी को सामान्यतः राजकोषीय घाटा के रूप में जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। इनमें से कौन से जगहों आवासों में आपका ब्रायोफाइटा पादप पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो पादप पाए जाते हैं वो नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगर देखेंगे ब्रायोफाइटा की तो इसे पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग भी बोला जाता है। पादप जगत का एम्फीबिया यानी उभयचर, उभयचर भी बोला जाता है। इस बात को भी याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया। तो जो स्पिनिंग जेनी थी वो कताई की एक तरह की मशीन ही थी। इसकी खोज जो किया गया था जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की जो विदेश नीति जो है गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। और भारत की जो गुट निरपेक्षता नीति के जन्मदाता हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। बात करेंगे NAM नॉन अलायंस मूवमेंट की, तो इसकी पहली बैठक 1961 में सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। तो निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सार्वजनिक व्यय जो होता है इसके कारण बढ़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है। तो देखिए प्रस्तावना जो है ना, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। यह USA के संविधान से लिया गया है।
जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखेंगे तो प्रस्तावना में केवल और केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जबकि नीचे लिखा है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। चलिए, प्रस्तावना को पहले संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में इसको माना गया। चलिए अगला 19 नंबर सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है, कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? एशिया में नहीं है, तो देखिए पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन ये भी एशिया में है। तबरीज अंकाम्प जो पाइपलाइन ये भी एशिया में है। इसमें देख लेते हैं, अरब गैस लाइन एशिया में है, जबकि रूबी पाइपलाइन जो है ना आपका अमेरिका में पड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ज्यादा लीची का उत्पादक राज्य है वो बिहार है, जैसा हम लोग जानते हैं, और बिहार में भी देखा जाए तो मुजफ्फरपुर लीची के उत्पादन में अग्रणी है। चलिए, जय हिंद।